तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम होगा? उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ओके, लिख देता हूँ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या है? देखिए, जब कोई भी वायर, आप सोचते हो कि मैं आता हूँ यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँ, आपको कंटेंट देना स्टार्ट करूँ। बातें फिर किसी दिन इस वीडियो पर्पज़ बातों के लिए होगा, है ना। और कभी होगा तो लाइव सेशन भी कर लेंगे। आपके सवाल भी चाहते हैं कि सुने, तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। उससे मुझे पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं वीडियोस को देख के, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और क्या किया जाए कि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक, चलिए। अब इसमें क्या है कि जब कोई करंट कैरिंग वायर, सपोज करो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, ये फील्ड कैसी है? क्रॉस की है। चलिए, ओके, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक वायर ले लूँ कुछ इस तरीके से। इसमें करंट में आई बोलता हूँ, इसकी लेंथ एल है। बी जो है वो बी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वो आपसे कहेंगे कि अगर हम इस पर फोर्स की वैल्यू देखें वेक्टर फॉर्म में, क्या होगी? आप कहोगे आई इंटू एल क्रॉस बी। और फिर कहेंगे नहीं, मुझे तो आप बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। आप लिखेंगे आई बी एल, आगे साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड नीचे से निकाल दीजिए। अगर वेक्टर फॉर्म है तो एल क्रॉस बी कर दें। कभी आई जे कैप में आए तो ऐसे सवाल कभी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, ओके। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा के बराबर। व्हाट इज थीटा? इट इज़ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ये वायर के लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। अब एल का डायरेक्शन क्या होगा? एल की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई। जो करंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आप एल मान लेंगे। ठीक है ना। तो मैं अगर मुझसे कोई कहे कि एल की डायरेक्शन बताओ, तो मैं एल की वही डायरेक्शन ले लूँगा जिस डायरेक्शन में करंट चल रही होगी। बी देख करके उनके बीच एंगल देख लूँगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आप डायरेक्शन चाहते हैं कि एफ एम की डायरेक्शन, तो उसको हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। कैसे निकालेंगे? देखिए, थंब को करंट की दिशा में करिए, चारों उंगलियां बी की दिशा में करिए, तो फेस ऑफ पाम, इसको फेस ऑफ पाम ही तो कहते हैं, तो जो फेस ऑफ पाम होगा वो आपको एफ एम की डायरेक्शन देगा। एम की डायरेक्शन याद रहेगा। तो अगर आपको किसी भी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो करंट की डायरेक्शन में थंब, चारों उंगलियां बी की डायरेक्शन में, फेस ऑफ पाम। फेस ऑफ पाम तुम्हें एफ एम की दिशा दे देगा। इतनी बात है। दूसरी बात, कभी आपसे सवाल है कि क्या हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो? तो ऐसा ज़रूरी नहीं। कब ज़रूरी नहीं है? देखो, कब एफ एम जीरो हो जाएगा? तब जीरो हो जाएगा जब एल अलॉन्ग बी हो जाए। मतलब थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो जाए या तो 180 डिग्री। देयर इज़ नो फोर्स ऑन द वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके तार की लेंथ बी की लेंथ के अलॉन्ग आ गई, ये तार है आपका, ये बी है, दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग आ गए, अब इस वायर पे कोई फोर्स नहीं होगा। एफ एम इक्वल टू 0। ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया? 3 बातें पढ़ाई। मैग्नेटिक फोर्स लगता है अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो। कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी, आई बी एल साइन थीटा। थीटा एंगल बिटवीन एल एंड बी। कब नहीं लगेगा? करंट ना हो, बी ना हो, या थीटा 0 या 180 हो जाए। यहाँ से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको ये क्या बात हो गई? हाँ, क्योंकि सवाल करने के तरीके लगे। ये तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि फोर्स लगा, हमें भी पता चला हाँ लग गया, फोर्स तो लग गया।
अब हम चाहते हैं कि हम उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सवाल को अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखो। इतना समझ आ गया? नोट्स बनाओ साथ मेरे। अगर मैं स्लो हूँ तो थोड़ा सा फास्ट कर दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको आराम आराम से समझा पाऊँ, ताकि आपको साफ साफ पता चल पाए कैसे काम करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज टाइप नंबर 1। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैं कितने तरह के सवाल करूँगा। ठीक है ना? तो टाइप नंबर 1 में रहते हैं टाइप नंबर 1। ठीक है ना? चलिए, टाइप नंबर 1। तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको, जितना मैंने अभी बताया कि हाँ, कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा, और फोर्स जो होगा वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे। और दूसरी बात, आप अगर देखोगे कि कब फोर्स नहीं लगेगा तो तब नहीं लगेगा जब कोई वायर बी के अलॉन्ग आ जाए, 0 डिग्री या 180 डिग्री। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अपने काम को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, क्वेश्चन करने में टाइप 1 है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब बी या तो क्रॉस में हो या डॉट में, कि आपका जो प्लेन है उसके भी परपेंडिकुलर हो। कैसे, समझिए। ये टाइप फर्स्ट में बता रहा हूँ कि सवाल कैसे एग्जिस्ट करते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये मैंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप बताइए कैसी है, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो डॉट क्रॉस में है, मतलब जो प्लेन है हमारे कॉपी का उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो आप कहोगे मैं चाहता हूँ कि अब मैंने एक वायर सपोज करो ले लिया, ठीक है ना, ऐसे। इसमें करंट कितनी है? करंट आई है, लेंथ इसकी एल है, ये एंड्स ऑफ द वायर। बी मेरा यूनिफॉर्म है। मुझसे कोई बोले कितना फोर्स लगेगा, मैं कहूँगा एफ एम इज इक्वल टू आई बी एल इफेक्टिव। मतलब वो फ्रेम नहीं यूज़ करेंगे जो आई बी एल साइन थीटा का है। क्या मतलब है, सुनो। आई तो वायर की करंट हो गई, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एल इफेक्टिव क्या है? इट इज अ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन एंड्स ऑफ वायर। ये मिनिमम सेपरेशन है वायर के एंड्स के बीच में। मुझे ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आपको क्या लगता है क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट वायर देगा? कभी नहीं, वो तार को मोड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगी। जैसे एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, एक वायर ऐसे ले लिया, सेमी सर्किल बना रहा है, ये सेंटर है, ये आर है, करंट ऐसे आई चल रही है, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। आपसे कहा गया इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, वैल्यू कैलकुलेट करिए। वह ठीक है, कर देता हूँ। तो मैंने लिखूँगा करंट कितनी है, आई है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मान लेते हैं बी है, और हमें क्या चाहिए, एल इफेक्टिव। बोलो एल इफेक्टिव क्या है? ए और बी के बीच मिनिमम दूरी, ये आर है तो ये भी क्या हो गया, आर। व्हाट इज एल इफेक्टिव? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होती है दो पॉइंट्स के बीच, कितना हो गया, 2r। क्या आंसर आए? आई बी इंटू 2r। कितना आ गया, 2IBR। दिस इज कॉल्ड FM। कर लेंगे। आपसे कोई बोले डायरेक्शन बता दो, उसके लिए अलग जुगाड़ कर लेंगे। कैसे? आप कभी भी एक्चुअल वायर पे डायरेक्शन नहीं निकालोगे, नहीं। हम हमेशा डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए क्या लेंगे, एल इफेक्टिव को देखेंगे। अब एल इफेक्टिव आपका ये है, एक्चुअल वायर ये है। आप देखो करंट कैसे गई, ए से बी। एल इफेक्टिव पे करंट की दिशा बनाओ, ए से बी। अब आप एल इफेक्टिव पर डायरेक्शन निकालोगे तो थंब करंट की दिशा में 4 उंगलियां, इनवर्ट किधर गया, हाँ जी किधर गया, ऊपर की तरफ, FM। तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड कि कितनी वैल्यू रही, और ये क्या है उसकी, इसकी डायरेक्शन। तो अलग अलग निकाल लेंगे, बिल्कुल। ये है पहले टाइप का सवाल जो आपके सामने है, और ये क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा। दूसरा टाइप क्या होगा, उसको भी सुनिए। दूसरे टाइप में है इफ बी इज प्रेजेंट अलोंग द प्लेन। ये हमारा कॉपी के प्लेन में बी हो जाए। अब बताओ ये बी कैसा है, हमारी कॉपी के प्लेन में। अब मैं कहूँ मेरे पास एक वायर है, वायर की एक्चुअल लेंथ एल है, करंट आई है, और थीटा एंगल है। थीटा एंगल किसके किसके बीच है, बी और एल के बीच, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी डायरेक्शन में एल होता है। अब मैं अगर यहाँ पे इस वायर में एफ एम मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहता हूँ, मैं यूज़ करूँगा आई बी एल परपेंडिकुलर। आई बी एल परपेंडिकुलर क्या मतलब है, मतलब ये है
आई तो समझ रहे हो करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्या, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वायर, ये वायर का वो कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब तार का ये वो कंपोनेंट है जिस पर, जो कि बी के परपेंडिकुलर है। कैसे देखो, अगर ये एल है तो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस इज, ये एल है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, बोलो। तो ये कंपोनेंट इधर एस एल कॉस थीटा, इधर क्या आ गया एल साइन थीटा। क्या लिखोगे आप फोर्स, आप लिखोगे एफ एम बराबर आई बी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। या आप ये बोल सकते हो कि अगर थीटा है तो मैं वो कंपोनेंट वायर का ले लूँगा जो कि बी के परपेंडिकुलर होगा। क्या बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, हो गई। जैसे एग्जांपल देखो, तो ये दो ही टाइप के सवाल हैं कि अगर क्रॉस में है, डॉट में है तो एल इफेक्टिव से क्वेश्चन कर लूँगा, और अगर अलॉन्ग द बी है, प्लेन में है, तो मैं एल इफेक्टिव ना लेकर के एल परपेंडिकुलर ले लूँगा, तार का वायर का वो कंपोनेंट जो कि बी के परपेंडिकुलर हो। तो इससे मेरे सवाल गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये मेरे पास एक बी है, बी यूनिफॉर्म है, सोर्स नहीं दिया था तो जनरली बी यूनिफॉर्म ही होता है। उन्हें कहा मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे कुछ, ऐसे करंट चल रही है, करंट आई है, लेंथ एल है, माफ़ करते हैं, इसकी लेंथ को मैं एल मानता हूँ, ये लेंथ एल है, ये ए है, बी है, सी है। उसने आपसे कहा फोर्स ऑन ए बी वायर बता दो क्या होगा, मतलब पूरे लूप पर मत बताओ, तुम लूप के एक हिस्से पर बताओ। अब हमें पता है ये एल है, और ये मान लेता हूँ उन्होंने थीटा दिया था। हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम अब इस एल का एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग लेंगे। तो बेटा जी ये एल है तो बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, कितना आ गया एल कॉस थीटा। बात सही है, देख लो कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बराबर एल कॉस थीटा। अब जो रुकिए थोड़ा सा, मैं भी क्या निकालने लगता हूँ कुछ भी। हाँ, अब ए बी वायर के लिए मुझे क्या करना है, ए बी वायर के लिए मुझे बी के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट चाहिए। सोच के देखो, ये हमारा ए बी वायर है, इसका मैं कंपोनेंट परपेंडिकुलर करूँ तो यही तो होगा। इसका मतलब ए बी वायर का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके बराबर, एल परपेंडिकुलर भी एल के बराबर होगा। सही है, गणित तो आती होगी आपको, ठीक। तो एफ ए बी कितना हो गया, आप कहोगे आई बी एल परपेंडिकुलर की जगह एल। क्लियर हो गया, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट यही तो होगा। तो अगर ये मान लेते हैं कोई डायमेंशन कुछ भी रही होगी एल ए बी, तो एल ए बी का ये कंपोनेंट कितना आ गया एल ए बी कॉस थीटा, वो किसके बराबर रहेगा एल के, क्योंकि ट्रायंगल में हर कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो एक ट्रायंगल हो, ठीक है ना, और ये सपोज करो एल हो, तो अब इसका कंपोनेंट इस तरफ एल के बराबर ही होगा, और इसका कंपोनेंट इस तरफ भी तो बराबर ही होता है। बात समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी का कंपोनेंट इस बी के परपेंडिकुलर इसी के बराबर ही आएगा, एल के बराबर, ठीक है ना, निकाल लेंगे बिल्कुल। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपको क्रॉस डॉट में है तो एल इफेक्टिव से कर लेंगे, और अगर अलॉन्ग द प्लेन है बी तो आप एल इफेक्टिव की जगह एल परपेंडिकुलर का यूज़ करोगे। दो तरह के सवाल हो गए, कर लेंगे सवाल। अब जाके अटेम्प्ट करोगे, दोनों तरह के सवाल तुम्हारे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्हें कहा एक नोट बताओ। क्या नोट बताओ? नोट ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, कैसा हो, यूनिफॉर्म, अच्छा जी, और कोई लूप उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, वट एवर कैसा भी हो, वो डॉट में हो, क्रॉस में हो, प्लेन में हो, लेकिन यूनिफॉर्म हो, और कोई लूप आप रख दो जिसमें करंट आई हो, एक लूप आपने रखा। लूप का मतलब है करंट साइक्लिक चल रही है, क्लॉक एंटी क्लॉक, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लूप चाहे ट्रायंगल का हो चाहे स्क्वायर का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफ नेट हमेशा लूप पर 0 होगा, टोटल लूप पर। लेकिन अगर लूप के किसी हिस्से पर पूछा गया तो निकालना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप बताओ लूप पर नेट फोर्स, मैं कहूँगा 0 क्योंकि बी यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर क्या फोर्स ऑन ए बी, अब 0 नहीं, अब 0 नहीं। मैग्नेटिक फील्ड डॉट या क्रॉस में है तो एल ए बी की जो डिस्टेंस है वही एल हो गया, एल इफेक्टिव। सीधा तार का डिस्टेंस उसी के बराबर होता है एल इफेक्टिव। मल्टीप्लाई करूँगा ए बी के लिए आंसर आ जाएगा, लेकिन टोटल लूप के लिए 0 होगा। तो टोटल लूप के लिए 0 है, लेकिन किसी पार्ट के लिए 0 नहीं है। उसके लिए फिर हम अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलिए
अगर लेंथ अलॉन्ग आ गई तो 0 हो जाएगा। जैसे उन्हें कहा ये भाई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, एक लूप रखा गया है ऐसे, ए बी सी करंट ऐसे चल रही है, यूनिफॉर्म है तो एफ एम जो नेट होगा लूप पर वो 0 होगा। लेकिन कोई कहे एफ ए भी बता दो तो वो नॉन ज़ीरो होगा, एफ ए सी बता दो वो भी नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन एफ सी ए बता दो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि सी ए के लिए जो लेंथ है वो बी के अलॉन्ग हो गई, तो सी पर कोई फोर्स नहीं, जितना फोर्स ए बी पर होगा उतना ही फोर्स बी सी पर होगा, और दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देख लो यहाँ क्रॉस में होगा, ठीक है ना, और यहाँ डॉट में वैल्यू सेम होगी, सेम होगी, तभी नेट फोर्स क्या रहेगा 0। ये है तरीका। तो लूप के लिए टोटल 0 होगा, लेकिन किसी हिस्से के लिए 0 हो भी सकता है, नहीं भी। इट डिपेंड्स ऑन कि लेंथ बी के साथ कुछ एंगल बना रही है या लॉन्ग द बी है। अगर लॉन्ग द बी है तो 0। कर लेंगे सवाल? बिल्कुल कर लेंगे। ये हो गए आपके सवाल, आप करिए, आपके सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से पढ़ना है, जो सिखाया है वही करोगे। तो डॉट क्रॉस के लिए इफेक्टिव पकड़ लोगे, और प्लेन में है तो एल परपेंडिकुलर पकड़ लोगे। आगे बढ़ो, व्हाट इज आगे? फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अगर कोई पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो कितना फोर्स होगा? देखो, करंट I1, करंट I2, सेपरेशन स्मॉल d। होता क्या है, कोई भी वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करा, जैसे कि पहला वायर देखूं मैं, तो ये भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा अपना करेगा। कोई भी वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता ना। मुझे, अगर मैं एक वायर हूँ, मेरे में करंट है, तो मैं फील्ड किसी और की देखता हूँ अपने पर फोर्स के लिए, मेरी फील्ड के कारण मुझ पर कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है ना। ये नियम है फिजिक्स का कि कोई भी सोर्स जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं करता, ठीक। चलिए, उन्हें कहा स्मॉल एफ की वैल्यू बता दो। व्हाट इज स्मॉल एफ? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एफ की वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। क्या इसे याद रखना है? याद नहीं रखना, जरूरी से याद रखना है। क्यों? वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नीट में हर दूसरे साल सवाल पूछा है, तो जब पूछा है तो याद रखेंगे। ये किस पर है? दोनों पर। ये किस पर है? ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये दोनों पर सेम। दोनों वायर पे सेम होगा। क्या मतलब? जितना पहले वायर पे एफ लगेगा उतना ही दूसरे पर, एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब सवाल क्या, नहीं मुझे टोटल फोर्स बता दो किसी वायर पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के उस वायर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, उस वायर पे टोटल फोर्स मिल जाएगा। ओके, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट, कितनी बार नीट ने पूछा। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो, अगर करंट सेम डायरेक्शन में रही, उनके बीच अट्रैक्शन, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर करंट दोनों में क्या हो गई? अपोजिट हो गई, तो अब रिपल्शन। ओके, बस। तो पहले आपको क्या निकालना, अगर मैं कहूँ कि इस तार पे, तार की लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, आप इस वायर पे टोटल फोर्स बताओ, तो आप पहले म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दोगे, फिर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। कर लेंगे। टॉपिक नंबर 3। तो टोटल यहाँ पे 3 सवाल है। डॉट या क्रॉस, इन द प्लेन ऑफ द वायर, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड 2 पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स की वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ, और अगर आपको टोटल फोर्स किसी वायर पे चाहिए तो उसकी ही लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ बाई एल दोनों के लिए सेम होता है, जितना फोर्स पर यूनिट लेंथ पहले पे होता है उतने पर दूसरे पर होता है। तो म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, तो म्यूचुअल फोर्स है। दोनों पर वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम, चाहे करंट किसी में ज़्यादा हो किसी में कम। लाइक I1 = 2 एम्पियर, I2 = 10 एम्पियर, फिर भी दोनों पर सेम फोर्स होगा, म्यूचुअल फोर्स है। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी। ये हो गए टोटल 3 तरह के सवाल, और ये आपका काम पूरा हो गया। क्लियर? याद रहेगा? बोलो। बिल्कुल, इतना करिए, और इतना पढ़ने के बाद आप जाके PYQs करिए और देखिए कैसे नहीं सॉल्व होता है। पहला हो गया बेसिक्स, फिर पहले टाइप का सवाल, दूसरे टाइप का सवाल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप, और उसके बाद 2 पैरेलल वायर्स के बीच में कहानी। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? हम अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना? तो बने रहिए। अगर आपको वीडियो सही लगते हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए,
और कमेंट ज़रूर करिए, उससे मुझे पता चलता है आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके लिए जो कंटेंट मैंने दिया वो सही था नहीं था, आपको क्या लगा, ठीक है ना। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यहीं पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए और शेयर भी करिए। चलिए।